नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर प्रवेश कुमार सूद। आज मैं आपको एजुकेशन विषय से संबंधित कुछ प्रश्न समझाऊंगा। आशा है आपको ये प्रश्न यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज। दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर क्या है? दोबारा सुन लीजिए। द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो दो चर हैं उनके बीच में जो सहसंबंध है उसके गुणांक का परिसर पूछा है। क्या ये 0 से +1 है, क्या ये +1 से -1 है, क्या ये 0 से -1 है, या ये इनमें से कोई नहीं है। अभी आप सोच के बताएं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। आपने सोच लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है +1 to -1। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये दो वेरिएबल के बीच में इसकी जो रेंज है वो +1 से लेकर के -1 के बीच में है। आपने प्रश्न भी किए होंगे स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन के। जब भी आप इसका आंसर निकालोगे तो ये +1 और -1 के बीच में ही आएगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते जाएं कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं और लास्ट में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाले समय में आप एजुकेशन के जितने भी मेरी वीडियोस डलती हैं वो आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज। प्रश्न पूछा गया है, प्रसरण का सर्वाधिक स्थायी माप क्या है? मैंने दोनों ही मीडियम्स में वीडियो कवर किया है ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। क्या ये रेंज है, क्या ये मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन मध्य विचलन है, क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन, या ये इसका उत्तर क्वार्टाइल डेविएशन होगा, चतुर्थक विचलन। द मोस्ट स्टेबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जो प्रसरण है इसका जो सर्वाधिक स्थायी माप है वो इनमें से क्या है? सभी सोच के बताएंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के आपने जरूर कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। तो मानक विचलन जो है ये सबसे अधिक स्थायी माप है। तीसरा प्रश्न आता है, सैम्पलिंग एरर कैनॉट बी एस्टिमेटेड व्हेन द रिसर्चर एम्प्लॉयज। प्रश्न पूछा है, किस अवस्था में प्रतिचयन त्रुटि का आकलन नहीं किया जा सकता? वो कौन सी अवस्था है जिसमें हम प्रतिचयन त्रुटि का आकलन नहीं कर सकते? क्या ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, जिसको हम कहते हैं सरल यादृच्छिक प्रतिचयन? क्या ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, हिंदी में कहते हैं स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन? क्या ये सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग है, व्यवस्थित प्रतिचयन, या कोटा सैम्पलिंग है? तो इनमें से कौन सा उत्तर आएगा, सोचिए। तो ये है कोटा सैम्पलिंग, सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। दो लिस्टें यहाँ दे रखी हैं। तो पहला जो लिस्ट है उसमें है एक्सपेरिमेंटल, ये रिसर्चेज हैं। ये कौन सी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये किससे जुड़ी हुई है? हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक रिसर्च, केस स्टडी, और चौथा है इथनोग्राफी। तो एक्सपेरिमेंटल में जो पहली लिस्ट है इसके सामने है क्रिटिसिज्म, कंट्रोल, इंटरप्रिटेशन, इंटेंसिव और इंट्यूटिव। तो आप ध्यान से देखें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किससे जुड़ी हुई है। आशा है आपने सोच लिया होगा। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, प्रयोगमूलक जो अनुसंधान है, उसमें क्या कुछ आता है? इट इज रिलेटेड विद कंट्रोल।
ये कंट्रोल करती है मैनिपुलेटिंग वेरिएबल, इट मैनिपुलेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल को नियंत्रण में आती है ये। तो एक्सपेरिमेंटल का जो उत्तर है वो हो जाएगा कंट्रोल। हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है ये क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, इंटरनल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इसके बारे में आप पढ़ोगे। जो केस स्टडी है जिसको हम व्यक्तिगत अध्ययन भी कहते हैं, ये जो है गहनता के साथ अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में हिस्ट्री ली जाती है, उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशन, किन मित्रों के साथ हो जाता है, तो ये गहन आएगा, इंटेंसिव। और इथनोग्राफी जिसको हम कहते हैं नरी जाति वर्णन, तो जो इथनोग्राफी है ये आ सकता है व्याख्यात्मक में। इंटरप्रिटेटिव इथनोग्राफी कल्चर से रिलेटेड जो संबंधित है वो इथनोग्राफी है, तो इसमें इंटरप्रिटेटिव आ सकता है। तो जो कोड दे रखे हैं इन कोड के हिसाब से आप देखिए कि कौन सा आंसर इसमें फिट बैठ रहा है। हमने अभी कहा एक्सपेरिमेंटल, जो मैंने आपको बताया, जो एक्सपेरिमेंटल है इट इज़ रिलेटेड विद द कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स, तो इसे कंट्रोल आएगा। ए का सेकंड है, ए का सेकंड कहाँ है, ये है, ये भी है, देखते हैं। बी का है क्रिटिसिज्म, तो बी का फर्स्ट था, बी का फर्स्ट, इसका मतलब डी आएगा। सी जो है केस स्टडी है, केस स्टडी मैंने अभी आपको बताई, ये किससे जुड़ा हुआ है। केस स्टडी में व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती है, उसके परिवार के सदस्यों से मिलकर के, आस पड़ोस उसके रिश्तेदारों से मिलकर के, आस पड़ोस के व्यक्तियों से मिलकर के, और व्यक्ति के बारे में जो गहनता से, तो ये इंटेंसिव आएगा, तो इसका डी आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। प्रश्न नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो युग्म सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। पहला है प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, प्रोडक्ट मोमेंट सहसंबंध का गुणांक, क्या इसको हम आर से डिनोट करते हैं। काई स्क्वायर को क्या हम, ये काई स्क्वायर का साइन है, क्या हम इससे डिनोट करते हैं, सिंबल है। मल्टीपल कोरिलेशन, बहु सहसंबंध जो है ये कैपिटल आर से हम डिनोट किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, मानक विचलन जो है रहो से डिनोट किया हुआ है। तो इसका जो इसने कहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें यही आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम स्मॉल आर से नोट करते हैं, काई स्क्वायर का यही सिंबल है, काई स्क्वायर। मल्टीपल कोरिलेशन का कैपिटल आर है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है सिग्मा, तो यहाँ पर रहो है, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिवनेस ऑफ ए मल्टीमीडिया अप्रोच इन टीचिंग कैन बी आंसर्ड थ्रू, ध्यान से देखिए, शिक्षण में जो बहुमीडिया उपागम है उसके प्रभावी होने का मूल्यांकन किससे किया जा सकता है। तो मल्टीमीडिया अप्रोच जो है उसकी जो प्रभावशीलता है, अगर हम शिक्षण में उसकी बात करें तो हम कहाँ से इसका आंसर दे सकते हैं, इट कैन बी आंसर्ड थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या इसका आंसर परीक्षण द्वारा होगा, एक्सपेरिमेंटेशन, क्या इसका आंसर सर्वे होगा, सर्वेक्षण, क्या इसका आंसर केस स्टडीज होगा, मामला अध्ययन भी हम इसको कहते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज इसका आंसर होगा। सोचिए, और आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो शिक्षण में बहुमीडिया उपागम के प्रभावी होने का जो मूल्यांकन है ये संबंध है परीक्षण के द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन, ये एक्सपेरिमेंटेशन आता है इसका आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द टूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर इन डेप्थ डाटा कलेक्शन इज, ऐसा कौन सा उपाय है जिसका उपयोग गहन डाटा संग्रहण में किया जा सकता है। क्या वो टेस्ट है, क्या वो इंटरव्यू है, क्या वो रेटिंग स्केल है, या ऑब्जर्वेशन है। परीक्षण हो सकता है, क्या वो साक्षात्कार हो सकता है, क्या मापन माप है, या ऑब्जर्वेशन है। हमने डाटा को कलेक्ट करना है और बड़ी गहराई के साथ करना है, तो हम वो कौन सा उपाय है जो हम गहनता के साथ हम
आंकड़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। परीक्षण के द्वारा इतनी गहनता से नहीं हो सकता, मापन माप के द्वारा नहीं हो सकता, प्रक्षेपण के आधार पर भी हम इतना गहनता से नहीं कर सकते। इंटरव्यू ही एक ऐसी टेक्निक है, टूल है, जिससे हम ये काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्टिव रीजनिंग हेल्प्स इन। निगमनात्मक कारण निम्न में से सहायक होते हैं। सैंपल सिलेक्शन, हाइपोथेसिस जनरेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नन ऑफ द अबव। क्या ये न्यादर्श चयन से संबंधित है या प्रदर्श चयन से संबंधित है? क्या ये परिकल्पना जुटाते हैं या ये समस्या का पता लगाते हैं, अभिधारण करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो निगमनात्मक जो कारण है ये परिकल्पना को जुटाते हैं। हाइपोथेसिस जनरेशन, हाइपोथेसिस जो है एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है। किसी भी रिसर्च जब हम करते हैं तो कोई चीज़ हम हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का जो संभावित हल होता है वो हम मान के चलते हैं, हम परिकल्पना जुटाते हैं। तो ये निगमनात्मक जो कारण है इसमें ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एस्थेटिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज। सभी प्रश्न मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं। मेरा खुद भी नेट क्लियर है तो मैंने ऐसे प्रश्न आपको रखे हैं, और मेरी डॉक्टरेट भी है एजुकेशन में, तो मैं वही प्रश्न आपके आगे लेके आऊँगा, या मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसा वीडियो आपको बना के दूँ जिसमें आपका भी नेट क्लियर हो और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो। तो मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, द मोस्ट एस्थेटिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज। जो भारतीय दर्शन है इसमें जो सर्वाधिक वैरागी मत है वो कौन सा है? क्या ये बुद्धिज़्म है, क्या ये जैनिज़्म है, क्या ये वेदांत है, क्या ये सांख्य है? तो जो सबसे ज़्यादा वैरागी मत है वो है जैनिज़्म। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें डिटेल में, बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में, वेदांता के बारे में, सांख्य के बारे में। उसके बाद है, विच टीचिंग मेथड वाज इवॉल्व्ड बाय नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद ने किस शिक्षण विधि को जन्म दिया? जो प्रकृतिवाद है इसने कौन से टीचिंग मेथड को जन्म दिया? क्या इसने ह्यूरिस्टिक मेथड किया? ह्यूरिस्टिक मेथड खोज विधि में हम इसको कहते हैं, जिसमें हम बच्चा जो है लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखता है, खोज करके सीखता है। क्या ये प्लेवे मेथड है, खेल खेल में ही सीखना? क्या ये कोई मनोवैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है, या कोई प्रोजेक्ट मेथड है, परियोजना विधि भी हम इसको कहते हैं। तो आपने इसमें बताना है कि प्रकृतिवाद ने कौन सी शिक्षण विधि को जन्म दिया। तो प्रकृतिवाद ने जो है वो नेचुरलिज्म ने तो बच्चे को कहा कि प्रकृति की गोद में बच्चा खेले पढ़े, तो इसने प्ले मेथड को ही जन्म दिया था। खेल विधि इसका आंसर आ जाएगा। हु प्रोपाउंडेड द सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? स्टार्ट। हु प्रोपाउंडेड द सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व के स्व सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? क्या ये क्रिस्मर थे, क्या ये आल्पर्ट थे, क्या ये आइजेंक थे, या रोजर थे? तो जो पर्सनैलिटी का सेल्फ थ्योरी थी ये रोजर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो था ये कब शुरू किया गया था? 1990 में, 1994 में, 98 में, या 1996 में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1994। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट द स्कूल बी मेड एज मिनिएचर सोसाइटी? किसने कहा था कि स्कूल को लघु समाज बना दिया जाए? स्कूल को लघु समाज बनाने के लिए किसने कहा था? क्या वो स्किनर थे, क्या वो थॉर्नडाइक थे, क्या वो हर्बर्ट थे, या जॉन डेवे थे? तो ये कहा था डेवे ने। 15 प्रश्नों का मैंने ये वीडियो बनाया है, और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा तो उसका आप आंसर देंगे कमेंट में
कमेंट बॉक्स पे जाके के जो है वो आपके कितने परसेंट ठीक हुए ये भी आप बताएं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 इन करेक्ट ऑर्डर। मैच आपने करना है इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, कोहलर, ड्राइव रिडक्शन, हल, साइन, गेस्टार्ट लर्निंग, पेवलोव, लर्निंग बाय इनसाइट, स्किनर, टॉलमैन। तो ये थ्योरीज थी क्लासिकल अनुबंधन, प्रेरणा में कमी, ड्राइव रिडक्शन, साइन गेस्टाल्ट सेक्शन है, और अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, सूझबूझ के द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना। तो आपको बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी ये, अब आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, क्या ये कोहलर ने दी, क्या ये हल ने दी, क्या ये पेवलोव ने दी, या स्किनर ने दी, या टॉलमैन ने दी। ये कोड दे रखे हैं यहाँ पे, पहले आपको मैच करना है, उसके बाद ही कोड को देखना चाहिए। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किससे संबंधित है? क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव से संबंधित है। ये पेवलोव ने दी थी, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ये भी आपने याद रखना है। ड्राइव रिडक्शन, जो ड्राइव रिडक्शन है ये किसने दी? ड्राइव रिडक्शन जो थी ये हल ने दी। हल रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी इसको हम कहते हैं। साइन गेस्टाल्ट लर्निंग, जो साइन गेस्टाल्ट लर्निंग है ये किसने दिया? ये टॉलमैन ने दिया, गेस्टाल्ट लर्निंग। और लर्निंग बाय इनसाइट ये दी कोहलर ने। तो अब आप इसका देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग मैंने आपको बताया पेवलोव ने, 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 ये है। ड्राइव रिडक्शन जो है हल ने दी, 2 हो जाएगा। साइन गेस्टाल्ट टॉलमैन ने दी, 5 नंबर। और लर्निंग बाय इनसाइट कोहलर ने दी, 1 नंबर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। 15th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हेन ए रिसर्चर चेक्स द genuineness and authenticity of the source material, it is known as। प्रश्न पूछा है कि जब कोई अनुसंधानकर्ता स्रोत सामग्री की जो सत्यता है और जो प्रमाणिकता है उसकी जांच करता है तो हम इसको क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसर्च से रिलेटेड प्रश्न मैंने इसमें डाले हुए थे, कुछ जनरल क्वेश्चन भी थे। तो आप इसमें बताएं कि जो रिसर्चर है, अनुसंधानकर्ता जिसको हम कहते हैं, वो सोर्स मटेरियल जो भी उसका स्रोत सामग्री है उसकी जो जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी की जो जांच वो करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्या ये एक्सटर्नल वैलिडिटी है? क्या ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है? क्या ये कंकरेंट वैलिडिटी है या इंटरनल कंसिस्टेंसी है? बाह्य वैधता, बाह्य समीक्षा, सहवर्ती वैधता या आंतरिक स्थिरता? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ये होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। तो यही इसका आंसर है। ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी कोई अनुसंधान करता किसी भी स्रोत सामग्री की जो सत्यता है और उसकी जो प्रामाणिकता है इसकी जब जांच करता है तो हम इसको कहते हैं बाह्य समीक्षा, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अब एक प्रश्न जो कि आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका देना है, कमेंट करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रेलेवेंट टू ए क्वालिटेटिव स्टडी? प्रश्न है कि कौन सा जो पद है वो गुणात्मक अनुसंधान से संबंध रखता है। क्वालिटेटिव है, गुणात्मक जो अध्ययन है उससे कौन सी चीज संबंधित है? क्या ये तुलना है? क्या ये भविष्यवाणी है? क्या ये सह संबंध है या ये खोज है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको और भी वीडियो दूं। आप देखते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। और ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यूजीसी नेट एजुकेशन की आने वाली जो परीक्षा है उसमें आपको बढ़िया से बढ़िया मटेरियल दूं और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी कराऊं। धन्यवाद।